पृथ्वी के सबसे दक्षिणी हिस्से की बर्फीली और वीरान दुनिया में जहां बर्फ और अंधेरे का राज है, वहां के समंदर की गहराई पर राज करते हैं एम्परर पेंगुइन। बर्फीले पानी में इनका अच्छा खासा दबदबा है। वो आम पेंगुइन से थोड़े बड़े होते हैं और उनका शरीर थोड़ा पतला होता है। इनका टॉर्पीडो के शेप का शरीर काला और सफेद होता है और सिर के दोनों तरफ बड़े पीले पैचेस होते हैं। इनके पास पंख तो हैं, पर ये उड़ नहीं सकते, कम से कम हवा में तो नहीं। ये सख्त काले हिस्से असल में फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं। सिर्फ एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले ये पेंगुइन कॉलोनीज में रहते हैं, जिनमें अक्सर 5000 से ज्यादा पेंगुइन्स होते हैं। ये वहीं ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चों को जमीन से जुड़ी समंदर की बर्फ पर या समंदर में तैरने वाले बर्फ के टुकड़ों पर पालते हैं। आखिर ये इतनी ठंडी जगह पर गर्म कैसे रहते हैं? जी हाँ, एक दूसरे से चिपक कर। हम अक्सर इन पेंगुइन्स को एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए देखते हैं। वो एक दूसरे से कडल करते हैं और बारी बारी से जगह बदलकर बीच में और बाहर आते हैं, ताकि पूरी कॉलोनी को बराबर गर्मी मिले। इस कलेक्टिव बॉडी हीट से कंडक्शन यानी सीधे संपर्क और कन्वेक्शन के जरिए इनके आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है और इनके बीच की हवा भी गर्म हो जाती है। इतनी बड़ी कॉलोनी से पेंगुइन्स एक ही साथी चुनते हैं, जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिताते हैं। एम्परर पेंगुइन्स हमेशा एक ही साथी के साथ रहते हैं। वो पूरा ब्रीडिंग सीजन अपने साथी के साथ बिताते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। पर दक्षिण के बर्फीले वातावरण में बच्चों को पालना उतना आसान नहीं है। एंटार्क्टिक के वातावरण में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां रहने वाले किसी भी जानवर को जिंदा रहने के लिए खास अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। इस बर्फीली जगह में खाना कम मिलता है और अक्सर बर्फ के नीचे गहराई में छिपा होता है। तो ये उसे पकड़ते कैसे हैं? उन्हें मिले एक खास कुदरती तोहफे से, गहराई में डाइव करने की क्षमता से। एम्परर पेंगुइन्स क्रिल, स्क्विड और एंटार्क्टिक सिल्वरफिश खाते हैं। उनके पास खाना हासिल करने का बस एक ही तरीका है और वो है पानी में डाइव करना। एम्परर पेंगुइन्स एक ही सांस में 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। रेक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स भी आमतौर पर करीब 50 मीटर गहराई तक ही जा पाते हैं, पर एम्परर पेंगुइन्स बिना किसी शारीरिक दिक्कत के अक्सर 500 मीटर की गहराई तक डाइव कर लेते हैं। इसके लिए उनके शरीर में हुई कुछ बहुत बड़ी अडेप्टेशंस जिम्मेदार हैं। उनके रिकॉर्ड की गहरी सबसे लंबी डाइव पूरे 32 मिनट की थी। पर ये इतने लंबे समय तक पानी के नीचे कैसे रहते हैं? जब पेंगुइन डाइव करता है तो सबसे पहले वो हाइपोवेंटिलेट करता है, यानी अपने खून में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर लेता है। फिर वो ऑक्सीजन से भरा सारा खून अपने मसल्स में भेज देता है और उसके बाद डाइव करना शुरू करता है। और डाइव करते वक्त वो अपने शरीर को हिलाना पूरी तरह बंद कर देता है, मानो वो सिर्फ कोई भारी चीज हो। इस मर्यादित ऑक्सीजन को लंबे समय तक चलाने के लिए एम्परर पेंगुइन्स बिना काम के ऑर्गन्स को बंद कर देते हैं। इससे उनका हार्ट रेट घटकर 15 से 20 बीट्स प्रति मिनट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन बचती है। पानी में ऑक्सीजन की बचत हो पाए, इसलिए इनके मसल्स भी खास तरह के बने होते हैं। इनके मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर कर सकते हैं और उन्हें लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आखिरकार जब वो सतह पर लौटते हैं तो उन्हें डीप डाइव से उबरने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। जब ये सतह पर आते हैं तब इनके लंग्स फैलते हैं और ये ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कुछ ही मिनटों में रिकवर हो जाते हैं। जबकि इंसान जब स्कूबा डाइव करते हैं तो उन्हें ऊपर आते समय धीरे धीरे आना पड़ता है, लगभग 1 फुट पर मिनट, ताकि उन्हें डीकम्प्रेशन सिकनेस ना हो। इतनी गहराई में जाने से पेंगुइन पर बहुत प्रेशर पड़ता है, पर ये एंड्योरेंस चैंपियन उसे आसानी से हैंडल करते हैं। एम्परर पेंगुइन्स की हड्डियां मजबूत और सख्त होती हैं,
इसलिए वो इतने गहरे पानी के हाई प्रेशर को सह सकते हैं। इतनी गहराई पर उन्हें जमीन के प्रेशर के मुकाबले 40 गुना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। पर ये इतने भारी प्रेशर को संभालते कैसे हैं? अपने शरीर के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करके। इनका रिब केज बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इनके लंग्स पानी के अंदर लगभग पूरी तरह कंप्रेस हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल रिब केज और एल्वियोलाई यानी लंग्स के छोटे सैक्स की वजह से उनके लंग्स ज्यादा कंप्रेस हो पाते हैं। और ये बात पेंगुइन्स के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि वो पानी में बहुत गहराई तक जाते हैं। और इतनी गहराई तक जाने में सिर्फ इसके बोन्स और मसल्स का स्ट्रक्चर ही मदद नहीं करता, बल्कि इनके खून में भी छोटे पैमाने पर एक कमाल की प्रक्रिया होती है। जब इंसान स्कूबा डाइव करते हैं तो उनकी पीठ पर बड़े एयर टैंक होते हैं जिसकी मदद से वो लगातार सांस लेते हैं। पर क्योंकि उस पे कंप्रेस्ड एयर होती है इसलिए उसके अंदर का नाइट्रोजन हमारे खून में घुल जाता है और हमारा खून हाई प्रेशर में सैचुरेटेड नाइट्रोजन बन जाता है। और उस दौरान अगर स्कूबा डाइवर बहुत जल्दी ऊपर आ जाए तो ये जो नाइट्रोजन होता है जो हमारे खून में घुला होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है और उससे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बबल्स बन जाते हैं। ये जो बबल्स बनते हैं ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप जल्दी ऊपर आ जाएं और आपके शरीर में नाइट्रोजन हो तो वो नाइट्रोजन बाहर नहीं निकल पाता। इससे बेंड्स होते हैं जो क्रैम्पिंग जैसे होते हैं और वो जानलेवा भी हो सकता है। पर पेंगुइन्स एक गहरी सांस लेकर इस खतरे से बच जाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक ही सांस लेकर नीचे जाते हैं इसलिए भले ही नाइट्रोजन उनके खून में घुल जाता हो पर खून में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कभी जमा नहीं होता क्योंकि वो लगातार प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन अपनी सांस में नहीं ले रहे होते। सीधी बात है, पेंगुइन्स फ्री डाइव करते हैं और हवा को बस एक सांस में भरकर नीचे जाते हैं। अपनी डाइविंग की क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए एम्परर पेंगुइन्स अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पंख छत की टाइल्स की तरह एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं और ये उनके शरीर और वातावरण के बीच एक दीवार बना देते हैं। ये उन्हें इंसुलेट कर देते हैं ताकि वो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह गर्म रहें। हर पंख का बाहरी लेयर सख्त होता है और अंदर का लेयर एकदम मुलायम और कोमल होता है। बाहर के लेयर से पानी फिसल जाता है और अंदर के लेयर में गर्म हवा फंस जाती है। इससे उन्हें थर्मल इंसुलेशन मिलता है। समंदर का पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा होता है। ये नमकीन पानी है इसलिए फ्रेश पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकता है। अगर ये पानी पेंगुइन की स्किन तक पहुंच जाए तो उनकी स्किन बर्फ की तरह जम सकती है। इसलिए उनके फेदर्स का हाइड्रोफोबिक होना यानी जो पानी को एब्जॉर्ब न होने दे बहुत जरूरी है। गहरे बर्फीले पानी में कूदने से ठीक पहले एम्परर पेंगुइन्स अपने फेदर्स को चपटा कर लेते हैं। इससे एक नेचुरल वेट सूट बनता है जो बॉडी को स्ट्रीमलाइन करता है और उछाल को कम करता है। और इस डाइवर के वेट सूट के साथ एक और जरूरी चीज होती है जो है फ्लिपर्स। हम पेंगुइन्स को ऐसे पक्षी मानते हैं जो उड़ नहीं सकते पर ये पूरी तरह सही नहीं है। पेंगुइन्स उड़ सकते हैं पर बस पानी के अंदर ही। जिन्हें हम फ्लिपर्स कहते हैं वो असल में उनके पंख हैं। एम्परर पेंगुइन के पंख पानी में आगे बढ़ने के लिए बड़े बिल्ट इन फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं। डाइवर्स भी उसी तरह के सिंथेटिक फ्लिपर्स पहनते हैं। पर गहराई में तैरते हुए अपने शिकार तक पहुंचने के लिए पेंगुइन्स को मसल्स के एक और खास सेट को एक्टिवेट करना पड़ता है। एम्परर पेंगुइन्स के कंधों के बीच कुछ खास मसल्स होते हैं जिनसे वो फ्लिपर्स को ऊपर उठाते हैं और फिर चेस्ट के मसल्स को एक्टिवेट करके उन्हें नीचे लाते हैं। इससे ये पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तैर या उड़ सकते हैं। इनके फ्लैपिंग के इस तरीके से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट्स ने एक अंडर वाटर प्रोपल्शन मशीन बनाई जो एम्परर पेंगुइन के कंधों और पंखों के सिस्टम पर बेस्ड है। इस अनोखे मैकेनिज्म में स्फेरिकल जॉइंट होता है जो हाथ जैसा ही होता है और इन्हें 360 डिग्रीज घूमने में बहुत मदद करता है और इस वजह से एक एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम बनता है।
हालांकि एम्परर पेंगुइन के ताकतवर पंखों को एक्स्ट्रा बूस्ट उसके अच्छे से डिजाइन किए गए पैरों से मिलता है। एम्परर पेंगुइन्स के पैर जुड़े हुए होते हैं, जिससे वो ज्यादा पानी पीछे धकेलते हैं और उससे उनकी तैरने की ताकत बढ़ जाती है। तैरते वक्त वो अपने पैरों को आगे पीछे पैडल करते हैं और उनके पैरों की एक्स्ट्रा स्किन से प्रोपल्सिव फोर्स बनता है। ये वेबिंग मजबूत और पतली स्किन के लेयर्स से बनी होती है, जो उनके पैरों की उंगलियों को जोड़कर पैडल जैसा शेप बनाती है। इनके जुड़े हुए पैर इन्हें और ज्यादा फुर्तीले बनाते हैं और ये उनके तेजी से भागने वाले शिकार का पीछा करने के लिए जरूरी है। डीप डाइव के दौरान एम्परर पेंगुइन अपने पैरों को नाव के रडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे वो सटीक टर्न्स ले सकते हैं और फौरन अपनी दिशा बदल सकते हैं। और ये रडर जैसे पैर सिर्फ पानी में ही काम नहीं आते। एम्परर पेंगुइन्स के पैरों में मजबूत फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, जो दो जॉइंट्स के बीच के एंगल को कम करते हैं, बिल्कुल हमारी एल्बो की तरह। इसकी वजह से ये पानी में सटीक तरीके से घूम भी सकते हैं और साथ ही जमीन पर सीधे खड़े होकर डोल भी सकते हैं। ये अडेप्टेशंस सिर्फ इन्हें अलग अलग मूवमेंट करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि इनके शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करते हैं, जिससे ये पंछी इतनी ठंड में भी आराम से जी पाते हैं। एम्परर पेंगुइन्स के पैरों पर भी खास स्केल्स होते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी को कम करते हैं। इससे उन्हें फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा कम हो जाता है और भयानक ठंड में भी इनका एंड्योरेंस बढ़ जाता है। जब हम पेंगुइन्स और उनके अडेप्टेशन के बारे में सोचते हैं तो मुझे स्पेस सूट्स याद आते हैं। उनके पंख उनके शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, भले ही वो इतने ठंडे वातावरण में रहते हों। 1984 में स्पेस सूट मैन्युफैक्चरर ज़ेवेस्डा ने प्रोफिलैक्टिक बॉडी लोड सूट बनाया, जो द पेंगुइन के नाम से मशहूर है। प्रकृति ने आर्कटिक के इस पंछी को इतना असरदार सूट दिया है कि उससे हम इंसानों को सबसे कठोर वातावरण का सामना करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर बनाने की प्रेरणा मिली। एम्परर पेंगुइन्स और स्पेस सूट्स दोनों प्रेशर चेंजेस को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, जो डिकम्प्रेशन सिकनेस का कारण बन सकता है। इन स्पेस सूट्स में गैस प्रेशर लेयर्स लगी होती हैं, जो कम प्रेशर वाले वातावरण में एस्ट्रोनॉट्स को डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचाती हैं। एम्परर पेंगुइन्स धरती के सबसे ज्यादा सहन शक्ति वाले जीवों में से एक हैं। इनके खास पंख, पैर और इंटरनल सिस्टम्स मिलकर इन्हें समंदर की गहराई तक पहुंचने की लाजवाब क्षमता देते हैं। नॉर्थ अमेरिका के खेतों और जंगलों के ऊपर से शानदार मोनार्क बटरफ्लाई अपने माइग्रेशन का सफर शुरू करती हैं। पर ये पूरे कॉन्टिनेंट के इस मुश्किल सफर को नेविगेट कैसे करती हैं? मोनार्क शायद पूरी दुनिया की सबसे मशहूर बटरफ्लाई है। अपने खूबसूरत वार्म टोन से पहचानी जाने वाली इस तितली के पंख इस लंबे सफर में इसका पहला सुरक्षा कवच बनते हैं। इनका ब्राइट ऑरेंज रंग इस बात का संकेत है कि ये जहरीली हैं। असल में ये उनका शिकार करने वालों के लिए चेतावनी है कि मुझे मत खाओ, मैं जहरीली हूँ, तुम्हें उल्टी हो जाएगी। मोनार्क का वजन 0.5 ग्राम से भी कम होता है, पर इसके छोटे कद से धोखा मत खाना। ये तितली बहुत ताकतवर होती हैं, खासकर जब ये साथ मिलकर रहती हैं। ऐसा ये अक्सर सेंट्रल मेक्सिको के पहाड़ों में सर्दियों के मौसम में करती हैं। रात में गर्म रहने के लिए मोनार्क बटरफ्लाईज हजारों लाखों की संख्या में झुंड बनाकर एक साथ चिपक जाती हैं। भले ही एक मोनार्क बटरफ्लाई बहुत हल्की हो, पर हजारों बटरफ्लाईज मिलकर पेड़ की मजबूत डाली को तोड़ सकती हैं। इतनी बड़ी तादाद की ताकत से ही ये तितलियां जानवरों की दुनिया का सबसे दिलचस्प माइग्रेशन कर पाती हैं। पर इस सफर पर निकलने से पहले इन तितलियों को मैच्योर होना पड़ता है। हर बटरफ्लाई की तरह मोनार्क भी मेटामॉर्फोसिस से गुजरती है। तो उनकी जिंदगी की शुरुआत बतौर एग होती है, फिर वो कैटरपिलर और उसके बाद क्रिसलिस में बदल जाती हैं और आखिर में वो बटरफ्लाई बनती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये असल में कुदरत का करिश्मा है। और फिर समय आता है उड़ने का।
ये बटरफ्लाईज अपनी गर्मियां नॉर्थ अमेरिका में बिताती हैं और फिर मौसम के अंत में कुछ खास ट्रिगर्स उन्हें बताते हैं कि अब साउथ में जाने का समय आ गया है। पर इनके जाने का वक्त किस तरह तय होता है? मोनक बटरफ्लाईज कुछ ट्रिगर्स को संकेत मानकर तय करती हैं कि अब साउथ में जाने का समय हो गया है, जैसे मिल्कवीड का सूखना जो इनका मुख्य खाना है, दिन छोटे होना और तापमान में गिरावट होना। जैसे ही इन्हें ये संकेत मिलते हैं, ये तितलियां एनिमल किंगडम का सबसे लंबा सफर शुरू करने के लिए निकल पड़ती हैं। मोनक बटरफ्लाईज एक दिन में 160 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। वो रोज लगभग 4 से 6 घंटे उड़ती हैं और उनका पूरा माइग्रेशन लगभग 4800 किलोमीटर तक हो सकता है। पूरा दिन अपने नाजुक पंख फड़फड़ाने के बाद ये आराम करने के लिए और अच्छा खाना ढूंढने के लिए जमीन पर उतरती हैं। पर जो तितली सफर शुरू करती है वही उसे खत्म नहीं करती। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की एडल्ट बटरफ्लाई सदर्न के अलग अलग लोकेशंस में जाती हैं और जब वो नॉर्थ में वापस आती हैं तब तक उनकी कई पीढ़ियां बदल चुकी होती हैं। मुझे ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है कि कोई भी प्रजाति विकसित होकर किसी ऐसी साइकिल को फॉलो करे और वो भी कई पीढ़ियों तक। मोनक बटरफ्लाईज की ज्यादातर आबादी अपने माइग्रेशन की शुरुआत सेंट्रल मेक्सिको के पहाड़ों में बसे एक ही जंगल से करती हैं। पहली पीढ़ी एक जगह पहुंचती है, वहां मीट करती है और अंडे देती है। उन अंडों से दूसरी पीढ़ी पैदा होती है। वो और आगे उत्तर की तरफ उड़ती है। दूसरी पीढ़ी भी मीट करती है, अंडे देती है। उनसे तीसरी पीढ़ी पैदा होती है, वो भी यात्रा जारी रखती है। अगर तीसरी पीढ़ी काफी उत्तर तक पहुंच जाती है तो फिर वहीं रुक जाती है या फिर वो साउथ कनाडा तक पहुंच जाती है। तीसरी पीढ़ी जहां पहुंचती है वहां मीट करती है और अंडे देती है। उन अंडों से चौथी पीढ़ी पैदा होती है। ये चौथी पीढ़ी नॉर्थ अमेरिका और साउथ कनाडा में जन्म लेती है। फिर यही तितलियां बहुत लंबी यात्रा करके साउथ की ओर मेक्सिको तक जाती हैं। जब ये अपने माइग्रेशन के सबसे सदर्न पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां सर्दियों में 3 से 5 महीने तक रहती है और अगले साल की पहली पीढ़ी को जन्म देती है। दक्षिण की तरफ के इस लंबे सफर की तैयारी के लिए मोनक बटरफ्लाई अपनी फैट रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए फूलों का बहुत सारा रस चूसती हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इनके पंखों पर निर्भर करता है। मेक्सिको पहुंचने के बाद उन्हें बहुत लिमिटेड खाने पर जीना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में उनके लिए खाना ज्यादा नहीं होता। इसलिए वो अपने फैट रिजर्व्स पर ही निर्भर रहती हैं। माइग्रेशन के दौरान हर दिन के अंत में मोनक बटरफ्लाईज खाना नहीं मिलेगा उस वक्त की तैयारी में अपना टैंक भरने की कोशिश करती हैं। बटरफ्लाईज का चर्बी जमा करना मानो किसी कार में फ्यूल भरने जैसा है। वो बहुत सारी कार्बन एनर्जी स्टोर करती हैं, इसलिए उनकी एनर्जी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये चर्बी मोनक बटरफ्लाईज के पेट में स्टोर होती है, पर इन रिजर्व्स का बनना तो जन्म से ही शुरू हो जाता है, जब ये कैटरपिलर ही होती हैं। मोनक बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। वो 5 मिनट से भी कम समय में मिल्कवीड का पूरा पत्ता खा सकते हैं। वो अपने वजन से 200 गुना ज्यादा खाना खाते हैं। पर इनकी ये ज्यादा खाने की आदत बेकार नहीं। जो मोनक कैटरपिलर्स बहुत सारे मिल्कवीड के पत्ते ढूंढकर खाते हैं, वो ज्यादा फैट रिजर्व्स वाली बड़ी और स्वस्थ बटरफ्लाईज बनते हैं। यही फैट रिजर्व्स उन्हें मेक्सिको की सख्त सर्दियों में सर्वाइव करने और अंडे देने में काम आते हैं, जो आगे चलकर नॉर्थ में जाने वाली पीढ़ी बनती है। पर ये छोटे से जीव अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक पहुंचते कैसे हैं? अपने माइग्रेशन का रास्ता तय करने के लिए मोनक अपने इंटरनल सन कंपास पर भरोसा करती हैं। बटरफ्लाईज के पास सन कंपास होता है और इस सन कंपास से ही उन्हें समझ में आता है कि वो माइग्रेशन की अपनी मंजिल में कहाँ हैं। क्या उन्हें दक्षिण की ओर जाना है या उत्तर की तरफ आगे बढ़ना है? बटरफ्लाई पहले अपनी आंखों से सूरज की पोजीशन को समझती हैं। ये जानकारी उनकी आंखों से होते हुए उनके ब्रेन के सेंट्रल कॉम्प्लेक्स रीजन तक जाती है, जो कुछ हद तक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या GPS की तरह काम करता है।
अपने सही रास्ते पर बने रहने के लिए मोनक के पास एक और खास सिस्टम होता है जो इनके सन कंपास को सही ट्रैक पर रखता है। मोनक बटरफ्लाइज के पास इंटरनल मैग्नेटिक कंपास भी होता है, एक ऑर्गन जो उन्हें बताता है कि उत्तर किस दिशा में है। उसी ऑर्गन के संकेत के आधार पर वो खुद को उत्तर या दक्षिण की तरफ उड़ने के लिए तैयार करती हैं। पर इनके पास इनके इंटरनल सिस्टम से लगभग दुगनी ताकत है। इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए मोनक के पास बेहद मजबूत पंख भी होते हैं। उनके पंख लंबे और बड़े होते हैं जो उन्हें उड़ते रहने में और लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। इनके पंख थोरैक्स से फ्लाइट मसल्स नाम के छोटे स्ट्रक्चर्स के जरिए जुड़े होते हैं। इन्हीं से मोनक अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं। जब ये फ्लाइट मसल्स सिकुड़ते हैं तो बटरफ्लाई का थोरैक्स फ्लैट हो जाता है। इसकी वजह से पंख ऊपर की तरफ उठते हैं और जब मोनक बटरफ्लाई इन फ्लाइट मसल्स को रिलैक्स करती हैं, तब उनके पंख नीचे की तरफ आते हैं। पर उड़ने से पहले इन्हें अच्छी तरह वार्म अप करना पड़ता है। मोनक के फ्लाइट मसल्स कम से कम 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचने के बाद ही उड़ सकते हैं और हवा में उड़ने के लिए सूरज की गर्मी को हीट के मेन सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर इनके पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते, ये इनके जरिए कम्युनिकेट भी करती हैं। जब हजारों मोनक बटरफ्लाईज एक ही पेड़ पर बसेरा करती हैं, खासकर माइग्रेशन के दौरान, तो वो सभी एक दूसरे को अपनी पोजीशन बताने के लिए अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं। आराम के बाद जब मोनक फिर से उड़ने को तैयार होती हैं, तब वो हवा में बने रहने के लिए एक खास तरीका अपनाती हैं। मोनक बटरफ्लाइज थर्मल एयर करंट्स के इस्तेमाल से उड़ती हैं। वो एयर करंट में गोल गोल घूमते हुए वो ऊपर उठती हैं और फिर बाकी का रास्ता सीधे उड़कर काटती हैं, बिल्कुल ग्लाइडर प्लेन की तरह। अगर वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए तो वो सिर्फ 200 मीटर ऊंचाई खोते हुए 600 मीटर तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ सकती हैं। इनकी एफिशिएंसी से इंस्पायर होकर जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड की एक टीम ने ऐसे रोबोट विंग्स बनाए हैं जो पूरी तरह मैग्नेट से चलते हैं। ज्यादातर कीड़ों की तरह बटरफ्लाइज अपने पंखों का इस्तेमाल ऊपर उठने और उड़ने के लिए करती हैं। इसकी नकल करके हम छोटे रोबोट्स बना सकते हैं जो यही काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने जो पंख 3D प्रिंट करके बनाए हैं वो मोनक के पंखों जैसे ही हैं और उनसे मिनी ड्रोन्स बनाए हैं जो मोनक बटरफ्लाइज की तरह ही मूव करते हैं। इन मैग्नेटिक रोबोट विंग्स को बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सर्च और रेस्क्यू मिशंस और मेडिकल ऑपरेशंस का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। मोनक की उड़ान को और बेहतर बनाने के लिए इन्हें एक और सीक्रेट वेपन दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्केल्स। मोनक बटरफ्लाई के पंख के दोनों तरफ 10 लाख से भी ज्यादा बेहद छोटे से स्केल्स होते हैं। हर स्केल लगभग 0.1 मिलीमीटर का होता है और ये सारे मिलकर उनके पंखों को मजबूत बनाते हैं। ये स्केल्स काइटिन से बने होते हैं। ये एक पतला फाइब्रस प्रोटीन है जो केराटिन जैसा होता है। केराटिन वही मटेरियल है जो बहुत से मैमल्स के बालों, नाखूनों और सींगों में होता है। ये स्केल्स मोनक को सूरज की गर्मी सोकर वार्म अप करने में मदद करते हैं, जिससे वो उड़ने लायक टेम्परेचर तक पहुंचते हैं। इन स्केल्स की दिशा से फ्लाइट की एफिशिएंसी बढ़ती है और ड्रैग कम होता है। पर ये माइक्रोस्कोपिक अजूबा सिर्फ उड़ने के काम नहीं आता, ये मोनक को बारिश से भी बचाता है। बारिश की बूंदें बटरफ्लाई के पंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और फ्लाइट मसल्स को इतना ठंडा कर सकती हैं कि वो उड़ ना सके। अगर बारिश के साथ तापमान ठंडा हो जाए तो उनके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो उनके लिए जानलेवा है। सूखे रहने के लिए मोनक बटरफ्लाइज अपने छोटे छोटे स्केल्स को रेन गटर्स की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये स्केल्स पानी को पंखों से नीचे बहा देते हैं ताकि लंबे सफर से पहले उनके पंख सूखे रहें। इन सारे अडेप्टेशंस के एक साथ मिलकर काम करने से ही ये बटरफ्लाई अपना ये अनोखा सफर पूरा कर पाती हैं।
मोनक बटरफ्लाई का इंटरनल कंपास, खूबसूरत पंख, फैट रिजर्व और माइक्रोस्कोपिक स्केल्स, ये सब मिलकर प्रकृति के इस खूबसूरत तोहफे को सबसे कमाल का एंड्योरेंस स्पेशलिस्ट भी बनाते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इतनी शानदार खूबियों की वजह से मोनक इतनी लंबी दूरी तक माइग्रेट कर पाती हैं। जब मोनक आसमान को ऑरेंज और ब्लैक रंग से भर देती हैं, तब नीचे घास के मैदानों में एक और एंड्योरेंस चैंपियन दौड़ रहा होता है। प्रोंग हॉर्न। इनको देखना आसान नहीं है क्योंकि ये तेजी से भाग निकलने की कला में बेहद माहिर हैं। प्रोंग हॉर्न्स दौड़ने के लिए ही बने हैं। ये चीता के बाद दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर हैं। ये 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। चीता सबसे तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन प्रोंग हॉर्न्स की एंड्योरेंस उनसे बेहतर होती है। प्रोंग हॉर्न्स नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, यानी सदर्न कनाडा से लेकर नॉर्दर्न मेक्सिको तक। हर साल ये झुंड बिना थके दक्षिण की तरफ एक लंबे सफर पर निकलते हैं, हरे भरे चारों के मैदान की तलाश में। प्रोंग हॉर्न्स के माइग्रेशन की दूरी नॉर्थ अमेरिका के किसी भी लैंड मैमल से लंबी होती है। ये 240 किलोमीटर तक फैली होती है। हर साल नवंबर में जब बर्फ गिरने लगती है और तापमान 0 के नीचे चला जाता है, तब ये दक्षिण की ओर अपना खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। वायोमिंग में, जहां प्रोंग हॉर्न की सबसे बड़ी तादाद है, वहां ये ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क से ग्रीन रिवर वैली तक माइग्रेट करते हैं। प्रोंग हॉर्न को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं और ये रोजाना करीब 80 किलोमीटर चलते हैं। ये इनकी सबसे तेज रफ्तार तो नहीं है, पर उनके रास्ते में इंसानों की बनाई रुकावटें आती हैं, जैसे कि फेंसेस, हाउसिंग डेवलपमेंट्स और हाईवेज। पर ये समझदार मैमल्स इस चुनौती के लिए तैयार होते हैं। प्रोंग हॉर्न्स अंगुलेट्स की कैटेगरी में आते हैं और अंगुलेट्स वो मैमल्स होते हैं जिनके हूव्स होते हैं। अंगुलेट्स फूड चेन का अहम हिस्सा हैं। ये पौधे खाते हैं और बीज और पोषक तत्वों का फैलाव करते हैं, पर ये अमेरिका के जंगलों में बसने वाले कई खूंखार शिकारियों का मुख्य भोजन भी हैं। तो फिर ये इस खतरनाक सफर में इनका शिकार बनने से बचते कैसे हैं? प्रोंग हॉर्न 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मेंटेन रख सकते हैं। इनकी इस खास तेज रफ्तार का राज इनके पैरों की बनावट में छुपा है, जो इनकी ताकत को बढ़ाने और वजन कम रखने के हिसाब से बने हैं। उनके पैरों की लंबी और पतली हड्डियों में खास जॉइंट्स होते हैं जो हिंजेस की तरह काम करते हैं और उन्हें सिर्फ आगे की दिशा में आगे बढ़ने देते हैं, और इससे प्रोंग हॉर्न्स बहुत लंबी दूरी तक तेज रफ्तार बनाए रख पाते हैं। ये लंबे माइग्रेशंस इन्हें शारीरिक रूप से थका सकते हैं, तो इतने लंबे सफर में प्रोंग हॉर्न्स कंफर्टेबल रह पाएं, इसलिए इनके हूव्स ऐसे काम करते हैं जैसे कुदरत ने इन्हें कस्टम रनिंग शूज दिए हों। हफलपफ प्रोंग हॉर्न के 2 टोज होते हैं और उनके आगे के हूव्स पीछे के हूव्स से बड़े होते हैं। हर हूफ में कुशन जैसी पैडिंग होती है जो सख्त जमीन और पत्थरों पर दौड़ते समय शॉक को सोख लेती है, बिल्कुल व्हीकल के शॉक अब्जॉर्बर की तरह। जब आप ऊबड़ खाबड़ जमीन पर तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके ताकि हड्डियां और जॉइंट्स खराब ना हो। प्रोंग हॉर्न के हूव्स में कार्टिलेजिनस एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है और कार्टिलेजिनस कोलेजन स्प्रिंग्स और हाइड्रोलिक शॉक्स जैसा होता है। कुदरत ने उनके पैरों को इस तरह डिजाइन किया है कि वो पैडिंग को अच्छी हालत में बनाए रखें। उनके पैरों में ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ऑयली कंडीशनर निकलता है और ये फुट पैड्स को अच्छी हालत में रखता है। ये बिल्कुल एक मशीन की तरह है जिसे हम ऑयल से लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो काम करते करते रुक ना जाए। पर इन्हें इतनी जबरदस्त रफ्तार की जरूरत क्यों पड़ती है?
माना जाता है कि प्रोंगहॉर्न्स के दौड़ने की कमाल की क्षमता सदियों पुरानी एक रेस का नतीजा है जो वो विलुप्त हो चुके अमेरिकन चीता के साथ करते थे। प्रोंगहॉर्न्स में इतनी कमाल की एंड्योरेंस इसलिए विकसित हुई क्योंकि वो सेबर टूथ कैट्स और अमेरिकन चीतास जैसे शिकारियों से बच सके। हजारों साल इनका जिंदा रहना ही इस बात का सबूत है कि ये एंड्योरेंस के असली चैंपियंस हैं और अपने सभी करीबी रिश्तेदारों से ज्यादा टिके हुए हैं। प्रोंगहॉर्न्स एंटीलोप कैप्रिडे परिवार के जिंदा बचे हुए इकलौते सदस्य हैं। हम भले उन्हें एंटीलोप्स कहते हैं पर असल में ये जिराफ के ज्यादा करीब हैं। जिराफ की तरह प्रोंगहॉर्न्स के अंग भी साइज में बड़े होते हैं जिनकी वजह से इन्हें इतनी तेज रफ्तार मिलती है। प्रोंगहॉर्न्स का आकार लगभग बकरी जितना ही होता है पर उनका हार्ट, लंग्स और ट्रेकिया 4 गुना बड़ा होता है। किसी भी जानवर का हार्ट और लंग्स जितने ज्यादा बड़े होंगे वो एनवायरनमेंट से उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर पाएगा। सभी मैमल्स के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। एट्रिया हार्ट की तरफ आने वाले खून को कलेक्ट करते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं यानी कि 2 बड़े पंप्स जो खून को हार्ट में से पूरे शरीर के सारे टिश्यूज की तरफ भेजते हैं। प्रोंगहॉर्न का हार्ट बड़ा होता है, उसके चेम्बर्स भी बड़े होते हैं, साथ ही उसके वेंट्रिकल्स भी, और वो वेंट्रिकल्स हर एक धड़कन के साथ टिश्यूज तक ज्यादा खून और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। प्रोंगहॉर्न्स का बड़ा हार्ट एक तरह का पावर हाउस है। ये तेज रफ्तार वाले हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह ऑक्सीजन से भरपूर खून को मसल्स तक पहुंचाता है। इस फ्यूल को हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक बहुत जरूरी प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है और उस ऑक्सीजन को मसल्स जैसे टिश्यूज तक पहुंचाता है जहां ऑक्सीजन रिलीज होकर उन मसल्स में पहुंचकर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतनी तेजी से मसल्स काम करते हैं। और प्रोंगहॉर्न के मसल्स इतनी तेजी से काम करते कैसे हैं? इसका राज है इनका एक्स्ट्रा हाई VO2 मैक्स। बड़े लंग्स और बड़े हार्ट होने से प्रोंगहॉर्न एनवायरनमेंट से ज्यादा ऑक्सीजन खींचकर उसे अपने टिश्यूज तक पहुंचा पाते हैं। इसे VO2 मैक्स कहते हैं। प्रोंगहॉर्न्स का VO2 मैक्स उनके ही साइज के दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा होता है और इसका मतलब ये है कि उनकी एक्टिव मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और मेटाबॉलिज्म में मदद करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिल पाती है। प्रोंगहॉर्न्स का VO2 मैक्स बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग 300 मिलीलीटर होता है जबकि एक सामान्य आदमी में ये सिर्फ 42 मिलीलीटर होता है और ये बहुत बड़ा फर्क है। प्रोंगहॉर्न के हार्ट के परफेक्ट साथी हैं उसके एक्स्ट्रा लार्ज लंग्स। जितने बड़े लंग्स और उन्हें फीड करने वाली विंड पाइप होगी उतनी ऑक्सीजन सोखने की बेहतर क्षमता होगी। जब प्रोंगहॉर्न सांस लेते हैं तब हवा उनके मुंह और नाक में जाती है और विंड पाइप के जरिए अलग अलग कई ब्रांचेस से होते हुए एल्वियोलाई नाम के छोटे छोटे सैक्स तक पहुंचती है। प्रोंगहॉर्न के लंग्स में ऐसे लगभग 60 करोड़ जितने छोटे एल्वियोलाई होते हैं जो उनके ही साइज वाले बाकी मैमल से लगभग 2 गुना होते हैं और इसी वजह से प्रोंगहॉर्न्स एंड्योरेंस एथलीट्स की तरह दौड़ पाते हैं। जब ये मसल्स ऑक्सीजन से भर जाते हैं तब प्रोंगहॉर्न्स लंबे सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी -13 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में। इस कातिल ठंड से बचने के लिए इनके बदन पर होते हैं खोखले बाल जो एक गर्म थर्मल बैरियर की तरह काम करते हैं। हवा को कैद करके इंसुलेशन बनाने का प्रोंगहॉर्न का तरीका बहुत ही अनोखा है। प्रोंगहॉर्न का फर खोखला होता है, इसलिए उसके बालों के बीच हवा से भरी जगह न सिर्फ इंसुलेशन की तरह काम करती है बल्कि खुद बाल भी खोखले होने की वजह से इंसुलेशन का काम करते हैं। ये इंसुलेटर तब बहुत काम आता है जब ये जानवर ठंडे वातावरण में होते हैं। प्रोंगहॉर्न्स की खासियतों जैसे खोखले बाल, बड़ा हार्ट और लंग्स, चौड़ी विंड पाइप और शॉक अब्सॉर्ब करने वाले पांव ने प्रोंगहॉर्न्स को सदियों तक फूलने फलने में मदद की है। जहां नॉर्थ अमेरिका के मैदानों पर प्रोंगहॉर्न्स का राज चलता है, वहीं
पैसिफिक के आसमान पर एक और एंड्योरेंस चैंपियन का राज है। ये है एल्बाट्रॉस। ये पक्षी ऐसी उड़ान के लिए मशहूर है जिसे जमीन पर शायद ही कभी देखा जाता है। एल्बाट्रॉसेस जमीन पर बहुत कम आते हैं और ये बिना जमीन पर उतरे ही 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक उड़ सकते हैं। इतनी लंबी दूरी तक ज्यादातर जानवर थक कर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे बनाए गए कई एयरक्राफ्ट्स को भी फ्यूल भरने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। तो ये साधारण से सी बर्ड्स ऐसा कैसे करते हैं? इनके पास भी ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें विकसित होने में कई साल लगे हैं। एल्बाट्रॉसेस के पूर्वज करीब 5 करोड़ सालों से पृथ्वी पर हैं। एल्बाट्रॉसेस समंदर में अकेले जीवन बिताने के लिए कमाल की एंड्योरेंस के साथ विकसित हुए हैं। दुनिया भर में इनकी 22 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। उनमें से ज्यादातर दुनिया के सदर्न हेमिस्फीयर में हैं। वो अंटार्कटिका से साउथ अमेरिका तक बसे हैं, जबकि नॉर्थ पैसिफिक में 4 प्रजातियां बसती हैं जो दिखती हैं हवाई से जापान तक, अलास्का से कैलिफोर्निया तक। ये शानदार पक्षी अपने जीवन के पहले 6 साल खुले समंदर के ऊपर उड़ते हुए खाने की तलाश में बिताते हैं। एल्बाट्रॉसेस स्क्विड, ऑक्टोपस और छोटी मछलियां खाते हैं जिन्हें वो पानी की सतह पर पकड़ते हैं। एक एल्बाट्रॉस एक बार में 3 किलोग्राम खाना खा सकता है, जो उसके बॉडी वेट से लगभग 1/4 है। वो 10 से 20 दिनों तक लगातार मछलियां पकड़ते हैं और खाते हैं। खाने के बाद एल्बाट्रॉसेस दौड़ते भागते हैं और पंखों में हवा भर के उड़ान भरते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा और भारी प्लेन रनवे पर दौड़कर उड़ान भर रहा हो। अगर उनका पेट भारी हो जाए तो वो कभी कभी उड़ान भरने से पहले उल्टी भी कर देते हैं। जब आसमान में उड़ने का समय आता है तब एल्बाट्रॉसेस अपने अनोखे डिजाइन वाले पंखों का इस्तेमाल करते हैं। एल्बाट्रॉसेस के पंख लगभग 3.5 मीटर फैलते हैं और उनका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। एल्बाट्रॉस के पंख बहुत बड़े लेकिन हल्के होते हैं। जब वो उड़ते हैं तो उनके पंखों के ऊपर की हवा नीचे की हवा से तेज चलती है। हवा के प्रेशर के रेट के इस फर्क से पंख के ऊपर और नीचे के हिस्से में भी प्रेशर बनता है और उन्हें ऊपर उठने में मदद मिलती है। उनके पंख बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो बिना ज्यादा मेहनत किए लंबे समय तक उड़ सकते हैं। उनके पंखों के सिरों पर छोटे मुड़े हुए हिस्से होते हैं जिन्हें विंगलेट्स कहते हैं। ये हवा के गोल गोल घूमने वाले झोंकों को बनने से रोकते हैं, जिससे उड़ान और आसान हो जाती है। इनके विंगलेट्स इतने कमाल के हैं कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के पंख के डिजाइन भी इनसे इंस्पायर होकर बने हैं। एल्बाट्रॉस ने आसानी से उड़ान भरने के लिए बेहद एफिशिएंट विंगलेट्स विकसित किए और हमने भी एल्बाट्रॉस और कई दूसरे पक्षियों से प्रेरणा लेकर अपने एयरक्राफ्ट में नए नए सुधार किए। एयरक्राफ्ट के पंखों के सिरों पर विंगलेट्स जोड़ने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, ड्रैग कम हो गया है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ी है। पर इतने लंबे समय तक एल्बाट्रॉसेस का हवा में बने रहना कैसे संभव है? इसकी वजह है इनके पंखों में एक खास एल्बो लॉक टेंडन सिस्टम। उनके लिगामेंट्स या टेंडन्स लॉक हो सकते हैं और उन लिगामेंट्स को अपनी जगह पर लॉक करने के बाद उन्हें अपने बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए मसल्स की जरूरत नहीं पड़ती। उड़ान के दौरान और एनर्जी बचाने के लिए एल्बाट्रॉसेस एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो है डायनामिक सोरिंग। डायनामिक सोरिंग उड़ान की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पक्षी या एयरक्राफ्ट अलग अलग विंड स्पीड्स वाले एरियाज के बीच उड़कर हवा से एनर्जी निकालते हैं। सतह पर सर्फ करते रहने से वो बिना पंख फड़फड़ाए अपनी रफ्तार बनाए रख सकते हैं। एल्बाट्रॉस एक दिन में 1000 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं और बिना जमीन को छुए समंदर में सालों बिता सकते हैं। ये कमाल के फ्लायर्स 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। पर बाकी पंछियों की तरह एल्बाट्रॉसेस के लिए भी हाइड्रेशन जरूरी है। तो ये समंदर का नमकीन पानी कैसे पीते हैं?
इसकी वजह ये है कि ये पंछी समंदर का पानी पी सकते हैं, पर इनकी ये खासियत दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। उनकी आंखों के ऊपर एक खास तरह का ग्लैंड होता है जो उनके खून में जमा होने वाला नमक निकालकर उसे कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन बनाकर बाहर निकालता है। एल्बाट्रोसेस की आंखों के ऊपर की एक विशेष ग्रंथि पानी को नमक से अलग करने वाले प्लांट की तरह काम करती है। इस प्रक्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और ये उसी का इस्तेमाल करती है। हमने समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कई तकनीकें बनाई हैं। इसके लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस नाम की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें पानी को खास झिल्लियों से दबाव डालकर निकाला जाता है। ये झिल्लियां पानी को तो जाने देती हैं, लेकिन नमक को रोक देती हैं। पानी को पीने या खेती के लायक बनाने के लिए ये प्रक्रिया कई बार करनी पड़ती है। फिर भी ये तकनीकें बहुत एफिशिएंट नहीं हैं। लेकिन अल्बाट्रॉस पक्षी की एक खास ग्रंथि ये काम आसानी से और सफाई से कर लेती है, इसलिए वैज्ञानिक भी उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी को सस्ते और बेहतर तरीके से कैसे साफ किया जाए। एल्बाट्रोसेस की बेमिसाल एंड्योरेंस और डिजाइन से प्रेरणा लेकर हमने कई आधुनिक मशीन्स का निर्माण किया है। हमें समझ में आ गया है कि लगातार उड़ते रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम एल्बाट्रॉस की नकल करके ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो लंबे समय तक हवा में रहें और उड़ सकें। अब तक ऐसे कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और प्रोटोटाइप्स बने हैं जो उड़ने के लिए पंख के ऊपर लगे सोलर सेल्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि ड्रोन्स दिनों या हफ्तों तक हवा में रह सकें। इस तरह के एयरक्राफ्ट दूर दराज के इलाकों में वायरलेस इंटरनेट और मोबाइल सर्विस दे सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। पर इन ड्रोन्स की एंड्योरेंस उस पक्षी के आसपास भी नहीं जिससे प्रेरणा लेकर उन्हें बनाया गया। एल्बाट्रोसेस ताकतवर हैं और एनिमल किंगडम में उनका विंग स्पैन सबसे कमाल का है। उनके अनोखे पंख, नमकीन पानी को प्रोसेस करने वाले ग्लैंड्स और उड़ान के दौरान सोने की क्षमता के कारण वो आसमान के सबसे लाजवाब एंड्योरेंस चैंपियन है। समंदर से दूर एक और एंड्योरेंस चैंपियन रेगिस्तान की शान है, जो है ऊंट। अपनी अजीब नाक, लंबी टांगों और मशहूर हम्प्स वाले इस जानवर को कुदरत ने दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में भी आसानी से जिंदा रहने के लिए ऐसा बनाया है। कैमल 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक के बेहद गर्म तापमान को भी सह सकते हैं। उनकी ये क्षमता रेगिस्तान की तपती दोपहर और सर्द रात दोनों में बहुत काम आती है। इस मजबूत जानवर की पहचान इसकी पीठ पर बने इसके अनोखे हम्प्स से होती है। कैमल्स दो तरह के होते हैं, ड्रोमेडरी कैमल यानी एक हम्प वाला और बैक्ट्रियन कैमल यानी दो हम्प वाला। ड्रोमेडरी ज्यादा कॉमन है और वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के सूखे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, जबकि बैक्ट्रियन कैमल सेंट्रल एशिया में ज्यादा पाया जाता है। रेगिस्तान पार करते समय उनके सामने कई चुनौतियां आती हैं, जैसे कि तपती गर्मी, भेड़िए जैसे शिकारी जानवर और हर तरफ उड़ती हुई रेत। पर ऊंट को कुदरत ने इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बखूबी डिजाइन किया है। पर इतने खतरनाक लैंडस्केप में ये एक से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? सबसे पहली बात, इन्हें अपनी लंबी टांगों का फायदा मिलता है। ऊंट की टांगें लगभग 1.2 से 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं। इस ऊंचाई की वजह से वो लंबे कदम उठा पाते हैं और रेत पर ज्यादा कुशलता से चल सकते हैं, जो खाने और पानी की कमी वाले रेगिस्तानी इलाकों में बहुत जरूरी है। उनकी लंबी टांगें उनके शरीर को ऊपर रखती हैं और गर्म रेत से लगने वाली गर्मी से भी उन्हें बचाती हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में शरीर के तापमान को सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। पर ये मजबूत लंबी टांगे तभी काम की हैं जब नीचे आधार उतना ही मजबूत हो। ऊंटों के पांव अब अडेप्टेशन की वजह से काफी बदल गए हैं और उनमें दो बड़े टोज होते हैं जो ऊंट के वजन को ज्यादा बड़े एरिया में फैला देते हैं। उनके बॉडी वेट के डिस्ट्रीब्यूट होने का उन्हें काफी फायदा मिलता है। जब वो रेत पर चलते हैं तो वो धंसते नहीं हैं। पर इन्हें सिर्फ अपने शरीर का वजन ही नहीं और भी बोझ उठाना पड़ता है। इनके बड़े पैर और टांगों की मजबूत हड्डियों की वजह से इनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए भी होता है। 1000 से भी ज्यादा सालों तक
सहारा के रेगिस्तान में सामान ले जाने के लिए 20,000 ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था, जो 1600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर था। ऊँट एक दिन में लगभग 40 किलोमीटर तक चल सकते हैं, वो भी अपनी पीठ पर 200 किलो का भारी वजन उठाकर। उनकी वजन उठाने की इस काबिलियत की वजह से ही उन्हें शिप्स ऑफ द डेजर्ट का नाम दिया गया। ऊंट की एंड्योरेंस और इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल आधुनिक कार्गो वेसल्स की तरह ही काम करती हैं। मेर्स ट्रिपली कंटेनर शिप्स को कम रफ्तार और कम CO2 एमिशंस पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और उनकी वजन उठाने की क्षमता दुनिया के किसी भी वेसल से ज्यादा है। ऊंट भी लगभग इसी तरह लंबी दूरी तक कम रफ्तार में भारी वजन उठा सकते हैं। ट्रिपली का एडवांस्ड वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम एग्जॉस्ट गैसेस की गर्मी और प्रेशर को इकट्ठा करके उनसे टरबाइंस चलाता है, जिससे जहाज आगे बढ़ता है और पूरे जहाज का फ्यूल दोबारा इस्तेमाल होता है। और ये ऊंट की सबसे बड़ी खासियत उसके हम्प के काम करने के तरीके से मिलता जुलता है। जब खाना और पानी कम होता है तब ऊंट अपने हम्प का इस्तेमाल पोषण के स्रोत के तौर पर करते हैं और उसी के कारण ये एंड्योरेंस चैंपियन बिना पानी के 15 दिन रह सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इनके हम्प्स पानी से नहीं भरे होते जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि चर्बी से भरे होते हैं। ऊंट का हम्प कमाल की चीज है। उसमें लगभग 36 किलो फैट टिश्यू स्टोर हो सकता है, जो बाद में उसके लिए पानी और एनर्जी में बदल जाता है। तो ये जानवर इस रिजर्व्ड पोषण तक पहुंचता कैसे है? लिपोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया के जरिए। लिपोलिसिस में फैट ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड्स बनते हैं और ये फैटी एसिड्स शरीर में जाकर एनर्जी पैदा करते हैं। हर 1 ग्राम फैट से 1.1 ग्राम पानी बनता है। हम्प जितना बड़ा हो, ऊंट को उतना ही बेहतर पोषण मिलता है। अगर कुछ वक्त तक ऊंट खाना नहीं खाता है तो उसकी चर्बी कम होने लगती है और उसका हम्प गायब होने लगता है। जैसे ही वो खाना खाने लगता है, उसका हम्प दोबारा फैटी टिश्यूज से भरकर सामान्य आकार में आ जाता है। पर स्टोर किया हुआ इतना सारा फैट रेगिस्तान की तपती गर्मी में ऊंट के कंफर्ट पर क्या असर करता है? असल में ये प्राकृतिक उभार क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। फैट को पूरे शरीर में फैलाने के बजाय ऊंट उसे हम्प में संभाल कर रखता है। इससे उसका बाकी का शरीर ठंडा रहता है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए ऊंट के पास खास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। ऊंट के स्वेट ग्लैंड्स उसके पूरे शरीर की त्वचा पर होते हैं, सिवाय कुछ जगहों के, जैसे उसके अपर लिप और नॉस्ट्रिल्स के। ऊंट के ये बड़े स्वेट ग्लैंड्स 2 मुख्य हिस्सों से बने होते हैं, सिक्रेटरी पोर्शन और एक्सक्रीटरी डक्ट। सिक्रेटरी पोर्शन ग्लैंड का एक कॉइल्ड ट्यूब जैसा हिस्सा होता है, जहां पसीना असल में बनता है। इस हिस्से का आखिरी सिरा एक्सक्रीटरी डक्ट से जुड़ा होता है। एक्सक्रीटरी डक्ट एक पतला ट्यूब होता है जो इस पसीने को त्वचा की सतह तक पहुंचाता है। पर ऊंट बेहद गर्मी में भी हम इंसानों की तरह लगातार पसीना नहीं बहाते। ऊंट को पसीना तब आता है जब उसका बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए। इसलिए वो पानी की बचत करते हैं और तब तक पसीना नहीं बहाते जब तक बिल्कुल जरूरी न हो। इन बायोलॉजिकल गुणों की वजह से ही ये ऐसे कठोर तपते रेगिस्तान के वातावरण में भी जी पाते हैं। फिर भी अजीब बात है कि लाखों सालों के विकास के बाद भी ये एक मोटा फर कोट पहने रहते हैं। ऊंट का फर लगभग 10 सेंटीमीटर जितना मोटा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये मोटी जैकेट तपती गर्मी में ऊंट को ठंडा रखने में मदद करती है। ऊंट का मोटा फर सूरज की किरणों को उसकी त्वचा तक पहुंचने से रोकता है और वो इतना घना होता है कि त्वचा के जरिए पानी को भी कम नहीं होने देता। ऊंट के अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की क्षमता से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी के जरिए एक इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम विकसित किया है। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ठंडा रहने के लिए बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए। ऐसा सिस्टम ऊंट में प्राकृतिक रूप से होता है और अब वैज्ञानिक उसी से सीखकर नई तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजेल्स नाम के कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है। हाइड्रोजेल्स ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिसमें बहुत कम नमक पर पानी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नीचे हाइड्रोजेल की एक लेयर रखें तो पानी धीरे धीरे मेम्ब्रेन की सतह पर रिलीज होगा। ये पानी भाप बनकर ठंडक पैदा करता है और हाइड्रोजेल धीरे धीरे खत्म होता रहता है। इस तरह बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए
लंबे समय तक ठंडक मिल सकती है। पर इन मजबूत मैमल्स के सामने गर्मी ही इकलौती चुनौती नहीं है। रेत से भरे रेगिस्तानों में बाकी मुसीबतों से बचने की भी कोई जगह नहीं होती। जब रेगिस्तान में रेत के भीषण तूफान उठते हैं, तब ऊंट क्या करते हैं? किस्मत से इनकी अनोखी नाक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है और इन्हें रेगिस्तान की उड़ती रेत और धूल से बचाती है। कैमल्स अपने नॉस्ट्रल्स भी बंद कर सकते हैं। ये खासियत उन्हें रेत के तूफान में बहुत काम आती है। उनके नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे बाल और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो धूल और रेत को उनके लंग्स तक पहुंचने से पहले फिल्टर कर देते हैं। और अगर फिर भी कुछ रेत के कण आंखों में पहुंच जाएं, तो इनके पास एक और गुप्त हथियार है, इनकी तीसरी पलव। ऊंटों में एक तीसरी आईलिड भी होती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक ऐसी एक्स्ट्रा परत है जिसे वो अपनी आंखों पर खींच लेते हैं और कॉर्निया को रेत के कणों से खरोंच लगने से बचा सकते हैं। अपने कानों को सुरक्षित और संभावित खतरों को सुनने के लिए और सतर्क रहने के लिए भी इनके पास एक खास व्यवस्था है। ऊंट के कानों के अंदर घने बाल होते हैं जो रेत को अंदर जाने से रोकते हैं और कानों की रक्षा करते हैं। ये ऊंट के सर्वाइवल के लिए जरूरी तत्वों का ऐसा हिस्सा है जो इसे पृथ्वी के सबसे सूखे इकोसिस्टम्स में भी ठंडा और सुरक्षित रखता है। ऐसे वातावरण में बहुत कम जीव टिकते हैं। ऊंट के साथ साथ एम्परर पेंगुइन, मोनक बटरफ्लाई, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप और एल्बाट्रॉस। कुदरत ने इन सभी को कठिन वातावरण और परिस्थितियों में जिंदा रहने के हिसाब से बनाया है। अंटार्कटिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, साउथ और नॉर्थ पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक, ये एंड्योरेंस चैंपियंस पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में रहकर उससे जीतने के लिए बने हैं।